नमस्कार। बिहार बिहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर रोज़ लेके आते हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार बिहान। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर रोज़ अपने नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुंचाते हैं। इस प्रोग्राम पे जो नए नए गेस्ट को हम इसलिए बुलाते हैं ताकि आपको हर फील्ड से नई नई जानकारी मिल सके और इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप अपने फील्ड में अच्छा कर सके और बेहतर कर सके। प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको जो शुरुआत करते हैं वो पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करते हैं ताकि आपकी सुबह बेहतर हो सके। इसलिए हम एक ख़ास अपना अनमोल वचन लेते हैं। अखबारों की सुर्खियों को भी लेना लाजमी होता है। सुबह का वक्त है, इसलिए अखबारों की सुर्खियों को भी, जो काम की खबर होती है और आपके काम की खबर होती है, उसी को हम लेते हैं। तो हमने प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है और प्रोग्राम का आगाज़ हमने शुरू में ही कहा कि पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। इसे देखते हैं क्या ख़ास है आज हमारे इस प्रोग्राम में अनमोल वचन में। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। दर्शकों, अब वक्त है कि हम आपकी मुलाकात अपने गेस्ट से कराएं। जो हमारे आज स्टूडियो में ख़ास मेहमान हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हर रोज़ हम हमारे स्टूडियो में नए नए गेस्ट होते हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर परमिंदर रंजन सिंह जी, जो कि नारायणा कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। सर, हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे सर, आप रहने वाले कहाँ से हैं और ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं? देखिए, मैं रहने वाला हूँ छपरा में, एक गांव है नेवाजी टोला जी। और मेरी वहाँ की जो शुरू की जो शिक्षा दीक्षा हुई मेरी, वो गांव के ही की स्कूल से हुई, ग्रामीण स्कूल से हुई। उसके उपरांत वहाँ से जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया और वहाँ के कमिश्नरी का मैं टॉपर हुआ, पटना साइंस कॉलेज में आया, फिजिक्स विषय की पढ़ाई हुई। फिर उच्च संस्था IITs वगैरह में मैं पढ़ा, IIT दिल्ली से पढ़ा। उसके उपरांत मैं अभी शिक्षक बना। बीच में बहुत सारी दूसरी भी नौकरी पेशा भी किया, परंतु शिक्षक बना और अभी मैं प्राचार्य हूँ। इसके पहले मैं जगदम कॉलेज छपरा, राजेंद्र कॉलेज छपरा का भी प्राचार्य रह चुका हूँ और अभी मैं प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स भी हूँ। शुरू से ही आपका रुझान था कि एकेडमिक में ही जाना है या मतलब वो बनता गया कारवां? इसके ये एक आप कह सकते हैं कि हुआ क्या कि जब मैं गांव में पढ़ता था तो आर्थिक तंगी तो थी ही जी। पारिवारिक स्तर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हमारे अभिभावक के पास थी और आर्थिक तंगी के कारण छोटी छोटी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी जो जिनकी आवश्यकताएं थी। हालांकि उस समय स्कूल में, सरकारी स्कूलों में वैसे कोई पैसे और उतने सारे फी वगैरह नहीं थे, परंतु जो पुस्तकें हैं या कुछ मौलिक आवश्यकताएं जो हैं, आधारभूत आवश्यकताएं, उनके लिए भी अर्थ की तंगी थी। तो हमने क्या किया कि गांव के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, व्हेन आई वाज इन क्लास 9th में थे, तो वो लोग मुझसे पढ़ने आते थे। तो वो जब स्कूल के बच्चे पढ़ने आते थे और उनके पास भी पैसे नहीं थे कि मुझे दे, अच्छा। तो बदले में क्या देते थे कि वो गांव के ग्वाला वर्ग से थे लोग जी। तो प्रत्येक लड़का अपने ग्लास में या लोटे में वो 250 ml या 300 ml दूध लेकर के मेरे लिए फी के रूप में लाता था। जी। तो मैं 10 लड़के को मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 2 लीटर या 3 लीटर दूध हो जाया करते थे, जो मेरे पूरे परिवार के दूध की समस्या का समाधान कर देता था। तो इस तरह की चीज़ें जो होती गई, तो एक पढ़ाने की जो मेरी शुरुआत हुई जी, तो वो मैं क्लास 9th में से ही मेरी शुरुआत हो गई। जब मैं पटना साइंस कॉलेज में आया तो फिर मुझे ज़रूरत थी। हॉस्टल फ़ी मेरा 125 रुपया उस समय लगता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 81। तो मैं, एक डॉक्टर मोहन सिंह हुआ करते थे यहाँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड, खजांची रोड में उनकी अपनी थी नर्सिंग होम। तो मैं गया कि मुझे कोई ट्यूशन दे दें, चूँकि मुझे सर्वाइव करना है पटना में। तो मैंने उनकी ग्रैंडसन डॉटर्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया और बदले में मुझे पैसे मिल जाते थे और मैं सर्वाइव किया। तो टीचिंग एक कह सकते हैं कंपल्सन से शुरू हुआ, जो बाद में इंटरेस्ट में कन्वर्ट हुआ। तो टीचिंग मेरा एक पैशन है। जी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब साइंस स्ट्रीम से होंगे और साइंस कॉलेज में आपने दाखिला लिया और उसके बाद फिर आपने IIT में से जाके PhD किया, तो साइंस स्ट्रीम ही को पकड़ना या लेना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपका? देखिए, उसका कारण मेरे किसी भी बच्चे का जनरली जो भी चीज़ें शुरुआत होती हैं वो आसपास के वातावरण से इंस्पायर्ड होती है। और दैट्स वाई मेरा एक अपना परसेप्शन है कि हम सबों को अपने आसपास में उन जगहों पे जाना चाहिए किसी भी उपलब्धि को हासिल करने के बाद, ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन हो सके। तो जैसे मेरे स्कूल के जो शिक्षक थे, मेरे पिताजी वेटनरी डॉक्टर थे,
तो उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि सबको या तो डॉक्टर बनाए या फिर हम साइंस स्ट्रीम में ले जाएं जी। और इस तरह की चीज़ें। मेरे पिताजी ने मेरा नामकरण जब किया परमेंद्र, तो उनकी जब व्हेन आई वाज पोस्टेड एट द मीनापुर मुजफ्फरपुर, तो एक परमेंद्र सरकार वाज एलएस कॉलेज में एक इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे। अच्छा, ये भी एंड क्या? माय फादर वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम, तो वो चाहते थे कि ये मेरा बेटा प्रोफेसर बने। दैट्स व्हाई वी गॉट योर नेम परमेंद्र। परमेंद्र रैदर आई एम टेलिंग यू कि 89 में मैं जब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहा था, आईएफएस और सिविल सर्विसेज का, तो इंटरव्यू देते वक्त हर बच्चा सोचता है कि फादर उसके खुश होंगे कि मेरा बेटा सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहा है। जब मैं उनसे विशेष लेने गया तो उन्हें बोला कि नहीं बेटा, मुझे लगता है कि आप क्वालिफाई नहीं करोगे बिकॉज आपको तो प्रोफेसर बनना है। तो अच्छा। आप सिविल सर्विसेज के लिए क्यों हुआ? यू आर ट्राइंग फॉर दैट वेरी थिंग। अच्छा। खैर आप दोनों बात कह सकते हैं, मैं अनफॉर्चुनेट रहा या पापा का आशीर्वाद लगा। अल्टीमेटली मेरा नहीं हुआ और मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ जी। गया। अच्छा, लेकिन जो आज का जो सिनारियो है और पहले का जो सिनारियो है, जो भी अभी भी आजकल देखने को सेम सिचुएशन है, बच्चे होते नहीं हैं और उसके बाद माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी ख्वाहिश हो जाती है कि हमारे बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे। तो ये क्या मतलब हम कह सकते हैं कि एक प्रेशराइज भी कभी कभी हो जाते हैं कि नहीं? बहुत बड़ी समस्या हो क्योंकि आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब आपका जन्म हुआ तो फादर ने प्रोफेसर का नाम आपका रखा, तो उनका इंटरेस्ट था। देखिए, एक चीज़ तो मैं देखता हूँ, अब देखे होंगे आज से 30 साल 40 साल पहले ये सोसाइटी में नामकरण जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने लोकल चीज़ों से इंस्पायर्ड होता है। जैसे जमादार यादव, दरोगा राय, हवलदार सिंह एक्सेट्रा। तो पहले वो समाज में ऐसी चीज़ें थी कि पुलिस, हवलदार, दारोगा, इन लोगों के ऐसे थे रुतबे हुआ करते थे कि अभिभावक उसी से प्रभावित होते थे कि ये नामकरण हो जाया करता था। तो नामकरण की अवधारणाएं कुछ उसी तरह की है। मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी माँ से जब बोले कि माई हम राष्ट्रपति हो गई नहीं, तो उनकी माँ ने पूछा कि दरोगा की परीक्षा ना दिले रहा। अच्छा। सो दैट वेरी थिंग उनके ऑटोबायोग्राफी में ये चीज़ें मेंशन है। तो आप अब सोचें कि उस समय उनके लिए दारोगा का जो पद था वो भारत के राष्ट्रपति पद से बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था। इसलिए वो इस नामकरण के पीछे कहीं ना कहीं एक अभिभावक की मंशा होती है कि मेरे जो आदर्श हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे आदर्श हैं, मेरे अपने बच्चों में भी उनकी छवि को मैं देखूं। और नामकरण का वही तरीका होता है। जैसे आजकल के नामकरण को आप देखेंगे, बहुत सारे मीनिंगलेस नाम होते हैं बच्चों के, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमें लगता है कि यह जो परंपराएं जब से शुरू हुई, तो धीरे धीरे हमारे बच्चों में भी उस तरह की वो नाम, चूंकि नाम का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है, इफेक्ट पड़ता है, तो उसके अनुसार भी आज बच्चों का उसी तरह की स्थिति होगी। पेरेंटिंग तो चेंज हुआ है, और यह पेरेंटिंग चेंज होना बच्चों के लिए डिप्रेशन में ले जाना और बच्चों को अनेक ऐसी व्याधियां, मानसिक और शारीरिक व्याधियां अर्ली एज में जो हो जा रही हैं, ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस पर मनोवैज्ञानिकों को, समाज के हर इंटेलेक्चुअल्स को, वी हैव टू थिंक अ लॉट ओवर इट। जाहिर सी बात है, प्रेशराइज नहीं कर सकते बच्चों को, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जाने दीजिए, बाकी जो एकेडमिक है उनका होता रहेगा। नहीं, मैं कल एक स्कूल के कार्यक्रम में था, तो मैंने वहाँ बोला कि अगर सचिन तेंदुलकर IIT एडवांस क्वालिफाई कर गया होता तो सचिन तेंदुलकर जी को कभी भारत रत्न नहीं मिलता, और इतने बड़े वो अचीवर नहीं होते। और संभावनाओं को तलाशना करे तो लता मंगेशकर जी अगर कभी गाना नहीं गा करके कुछ और करती हैं तो कौन जानता। पर जो भी नैसर्गिक प्रतिभा किसी बच्चे में निहित है, उसी प्रतिभा का परिमार्जन की प्रयास पेरेंट्स को करना चाहिए। और हर कोई भी व्यक्ति और कोई बच्चा प्रतिभा विहीन नहीं है, हर में प्रतिभा है, सब में टैलेंट है। आप तो मेडिकल साइंस से बहुत नज़दीक रहते हैं। ग्रे मैटर सब में है 1400 ग्राम, और हाइपोथैलेमस में सबके बराबर है। आपको केवल उसको ऑर्डर्ड मैनर में सबको उसको लेके चलना है। अगर डिसऑर्डर्ड है तो सारी चीज़ें डिसऑर्डर हो जाएंगी। तो उसमें प्रतिभाओं का बस आप परखिए उस प्रतिभा के प्रति। और सबसे बड़ी बात, एक मुझे जो लगता है कि हर मदर फादर से मेरा रिक्वेस्ट है, केवल बिहार के माता पिता से नहीं, सभी माता पिताओं से, बिलीव ऑन योर चाइल्ड। अपने बच्चे पर भरपूर भरोसा कीजिए, उस पर हमेशा उसे कहिए कि तुम सबसे अच्छे हो। कभी किसी के साथ कंपेयर मत करें, तुलनात्मक मत हो। आप मत कहिए कि अमुक देखो कितना अच्छा कर रहा है, फला का बेटा अच्छा कर रहा है, फला अच्छा कर रहा है। इस तरह की चर्चाएं घर में नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे के पास प्रतिभा है, आपके बच्चे के पास प्रतिभा है,
उसे परिमार्जित कीजिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए। जी। अगर आपका बैकग्राउंड हम देख लें, क्योंकि आप रूरल इलाके से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आके शहरी क्षेत्र में आके पढ़ाई करना, और अपने आप को बहुत से लोग असहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते, वो कंफर्टेबल जोन नहीं हो पाता। क्या आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें सामने आई थी? बिकॉज आप जब स्कूल से कॉलेजेस में आते हैं, वहाँ पे हर बोर्ड के बच्चे होते हैं, मिशनरीज के बच्चे होते हैं। देखिए, जी। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, जो आज भी प्रासंगिक है। हमारे समय में भी प्रासंगिक था 40 साल पहले जब मैं साइंस कॉलेज में आया, और आज भी ये प्रासंगिक है। भाषा की समस्या, लैंग्वेज की प्रॉब्लम। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे समय में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई नहीं होती थी। विषयों की पढ़ाई अपनी स्थानीय भाषा में होती थी या मातृभाषा और हिंदी में हुआ करती थी। ऑल ऑफ सडन जैसे ही जिला स्कूल के बच्चे या उस समय ग्रामीण प्रक्षेत्र के बच्चे साइंस कॉलेज में आते थे, तो डिनोबली वाले भी आ गए हैं, सेंट माइकल्स वाले आ रहे हैं, जेवियर्स वाले आ रहे हैं। अब उनकी थी कि उनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी, बहुत अच्छी फ्लुएंसी, एक्सेंट उनके अच्छे। हम लोग के साथ थे कि अंग्रेजी स्कूल में बोल ही नहीं पाते थे। हम अंग्रेजी केवल पढ़ते ही थे कि ग्रामेटिकली ठीक से लिख सकें, एशे लिख सकें, प्रेशिराइटिक लिख सकें। ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रांग होते थे, बट कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। एग्जैक्टली। अब उसमें क्या हो कि फ्रस्ट्रेशन होती थी। हॉस्टल में आते थे, मुझे लगता था कि इतनी फराटेदार अंग्रेजी ये लोग बोल रहे हैं और हमें तो बोलने आती ही नहीं। तो ये समस्याएं थी। दूसरी, मैं समस्याओं को एक शिक्षक के रूप में जब भिन्न भिन्न संस्थाओं में मैं आज जाता हूँ, तो मैं एक स्कूल में गया था मैरवा। वहाँ मैंने देखा कि कुछ हमारे जो स्रोतविद आए थे वो अंग्रेजी में अपनी सारी बातें रख गया। मैंने देखा कि 1 घंटे बच्चे जस्ट इधर उधर देख रहे हैं, कोई भी बच्चा उस टॉपिक पे न देख रहा है न सोच रहा है। मैंने उन बच्चों से पूछा कि 1 घंटे में जो पढ़ाई हुई क्या आपको समझ में आया? तो बोले कि लगा कि सर ठीक पढ़ाए हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी में बोल रहे थे तो हम समझ नहीं पाए। तो अच्छी बात है कि भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आप स्थानीय भाषा में आप समझें और समझाएं। और एक खास उम्र तक स्थानीय भाषा में ही पढ़ने पढ़ाने के पठन पाठन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। जैसे मेरी अपनी मान्यता है एक शिक्षक होने के नाते कि समझने की भाषा आपकी होनी चाहिए और समझाने की भाषा उस दर्शक की होनी चाहिए जिसके लिए हम समझाना चाह रहे हैं। तो अपनी भाषा में जब समझेंगे, जिसको कलिक्वल लैंग्वेजेस हम कहें, कि उस अगर हम भाषा में अगर हम समझेंगे तो चीज़ों को विस्तृत ढंग से मनन और चिंतन करने का हमें स्वभाव पड़ जाएगा, और तब हम उस स्वभाव से बेहतर हम चीज़ों को जब समझे रहेंगे तो बेहतर उसका हम केवल अनुवादित करके दूसरी भाषाओं में मुझे बता दें। मतलब टारगेट ऑडियंस जो आपके जो है, वो आपका जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप आम बोल चाल में बातें करते हैं, उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और प्रभावी होता है। जी। तो जैसे मैं आपको एक सूचना दूं, और हमारे जानने वाले जानते भी हैं कि मैं फिज़िक्स का टीचर हूं। मैं यूट्यूब पर भी आप देखिए मेरे नाम को टाइप करके, परमेंद्र रंजन सिंह, मैं पूरी भोजपुरी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा। और मैं भोजपुरी में फिजिक्स लिख रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स का भी लिखा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लिखा, और भोजपुरी में मैं इंटरमीडिएट के लिए भी, +2 के लिए भी मैं फिजिक्स में लिख रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि बिहार के या भारत के अन्य भी जो आंचलिक भाषाएं हैं, मैथिली है, मगही है, इन भाषाओं में भी इन कठिन विषयों को भी, खासकर गणित और भौतिकी और रसायन शास्त्र जैसे कठिन विषय हैं, उन कठिन विषयों को भी आंचलिक भाषाओं में लिखनी चाहिए। जैसे आपने 6 टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपियाड में फिजिक्स ओलंपियाड में, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारे दर्शकों को बताएं, क्या किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ के बच्चे होते हैं? आपने जो प्रश्न पूछा वो आज रिलीवेंट है, बहुत ही औचित्यपूर्ण है जी। बिहार के खासकर परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे बिहार के बच्चों का पार्टिसिपेशन ऐसे जगहों पर बहुत कम हो रही है, संख्या काफ़ी कम हो गई है दूसरे राज्यों के तुलना में। ओलंपियाड की परीक्षाएं विश्व में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, साइबर में, जूनियर साइंस ओलंपियाड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 70 के दशक से हो रहे हैं जी। परंतु भारत का पार्टिसिपेशन, इसमें प्रतिभागिता जो है 1998 से शुरू हुआ। और मैं क्रेडिट दूंगा बिहार के ही एक ऐसे व्यक्ति का जिनका नाम मैं लूँ, आदर्श से प्रोफेसर विजय अवधेश सिंह जी, जो IIT कानपुर के प्रोफेसर थे, और वो उस समय उनको अपने प्रयास से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो भारत सरकार की है, उसके द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो भारत की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसकी सिस्टर कंसर्न है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में।
जी उसमें ये एक यूनिट, ओलंपियाड यूनिट उन्होंने खुलवाया 98 में, और विजय सिंह जो उसके कोऑर्डिनेटर बने, फर्स्ट कोऑर्डिनेटर बने, जो 14 तक रहे। जी और जो बिहार से, छपरा से ही, अमनौर की जगह से वो बिलोंग करते हैं। और उनके प्रयास से भारत पार्टिसिपेशन शुरू हुई। मैं उस संस्था से 2005 से जुड़ा, मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। जी 2005 के बाद 2008 में पहली बार मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को कहते हुए कि उस 5 जो लड़कों की टीम थी, जी उसमें एक बिहारी का लड़का सितिकंत था, जी और सितिकंत उस साल का आईआईटी का टॉपर भी था 2008 का, और ही वाज अलोंग विथ मी। तो हम लोग वियतनाम गए, हनोई, और वहाँ पहली बार भारत को आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स गॉट द गोल्ड मेडल। अच्छा 4 गोल्ड मेडल भारत को पहली बार 2008 में मिला। मिला, जी, उसमें आप भी गए साथ? मैं टीम लीडर के रूप में अच्छा था एज अ टीएल आप गए? जी। उसके बाद मैं फिर अगले साल मैक्सिको गया, यूकेटान, और वहाँ भी फिर 4 को मैंने डिफीट किया, आउट ऑफ 5 4 गोल्ड मेडल। उसके बाद मैं क्रोशिया गया, उसके बाद मैं एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में एडिलेड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, संघाई इत्यादि, इन सारी जगहों पर। मैं अब चूंकि इसको ब्रीफली मैं बताऊं कि बच्चों को ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कारण क्या है कि जब आप ऐसी चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर्स दे सके, इंटरनेशनली, तो हाँ, इंटरनेशनली आपको जो है एक्सपोजर मिल सके, तो आपको फायदे क्या होते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस आपकी पर्सनालिटी का एक वाइडर पार्ट होता है, स्पेक्ट्रम बढ़ जाती है। तो आप बच्चों में एक, अब जैसे बच्चों की एक टारगेट होती है कि हम आईआईटी में जाएं, नीट में जाएं, लेकिन अगर आप इंडिया के किसी ओलंपियाड के में फाइनल 35 में सेलेक्ट हो गए हैं, तो यू विल गेट इन गुड इंस्टीट्यूशन, एडमिशन इन द गुड इंस्टीट्यूशन लाइक आईसर, नाइसर, सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। आप उस बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है जब आप पार्टिसिपेट किए रहते हैं इन सारे ओलंपियाड में। बिहार में इसकी संख्या कम है, हालांकि बिहार में पहला जो हमारा टीम गया था वो एशियन गुहा, जो हमारे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनका बेटा सैकत गुहा अभी अमेरिका में है, तो वो पार्टिसिपेट किया था, उसे मिली भी थी, प्राइज मिली थी। फिर दूसरा हमारा अभी झारखंड का आईएएस था, वो लड़का पांडे, 2010 के आसपास में, विनय पांडे या सम नाम, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट द नेम ऑफ दैट वेरी बॉय, तो वो लड़का भी पार्टिसिपेट किया, उसको भी सिल्वर मेडल मिला। तो ऐसा नहीं कि बिहार के बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, बिहार के बच्चे बट कम है, उसमें हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने होंगे, लोगों को बताना होगा कि अगर आप इंटरनेशनली परफॉर्म करते हो या पार्टिसिपेट करते हो तो आपके अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका, और आपके मंच के माध्यम से मैं बिहार के शिक्षा विभाग, यहाँ के सरकार से मैं एक आग्रह भी करूँगा कि जिस तरह से यहाँ आपने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को बनाया, जी, चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात की, और आपने लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, मेरा है कि अगर आईसर और नाइसर जो भारत में अभी केवल 8 से 7 जगह पर है, 2008 से यहाँ प्रपोजल पड़ी हुई है बिहार में, आईसर जैसे इंस्टीट्यूट बिहार में खुलने चाहिए जी, जिससे साइंस के फील्ड में बेहतर हम रिसर्च का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। सही बात, और अच्छे स्टूडेंट्स हमें मिल सके और अच्छा उन्हें प्लेटफॉर्म मिल सके। अच्छा, अच्छे इंस्टीट्यूशन की हमने बात करी अभी कि कहाँ बच्चों का दाखला होना चाहिए, बिकॉज हमने आईआईटी का नाम सुना है, एनआईटी सुना है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बच्चे नाम नहीं पता, वो अवेयर नहीं है कि वहाँ पे क्या उनका प्रोसेस होता है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, रिटन टेस्ट क्या है, उसके बारे में अगर आप हमारे देखिए आज की तारीख में तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत साइबर सेवी हो गए हैं, तो उनके पास गूगल है, तो दे आर एबल टू सिंपली सर्च दोज ऑल ऑर्गेनाइजेशन। बट फिर भी मेरी अपनी है कि आईआईटी का एक इम्पोर्टेंस है, नीट के थ्रू मेडिकल कॉलेजेस का इम्पोर्टेंस है, बट इवन तो +2 के बाद आप एनडीए में जाते हैं, आप +2 के बाद क्लैट के थ्रू डिफरेंट लॉ इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, आप उसके बाद अभी बहुत सारे आईआईएम के इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईआईएम इंदौर में वो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम शुरू किया, एंड दैट इज वेरी मच पॉपुलर। 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम, मतलब आप +2 के बाद ही जा सकते हैं, आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है एमबीए करने की। सो दिस कोर्सेज अब आपको, बच्चों को लगता है केवल मेडिकल में जाए, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग इज द वेरी लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज आर अवेलेबल, पैरामेडिकल्स में भी आप बहुत सारा चीज बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी अपनी मान्यता है कि आपको केवल यह नहीं सोचना है,
मैं एक उदाहरण दूं, अपने मित्र का नाम मैं जरूर लूंगा, वो अभी महाराष्ट्र में डीजीपी और मेरे स्कूलमेट भी रहे, जयजीत सिंह जी। जी। तो हम लोग जब साथ में थे साइंस कॉलेज में, तो उसने 2-3 बार मेडिकल एंट्रेंस दिया, बट ही वाज नॉट एबल टू क्रैक दैट वेरी एग्जामिनेशन। तो वो जब भी किसी मेडिको को देखता था, मजाक में कहता था कि नमस्कार भाई, आप बड़े हो, हाँ, आप मैं तो डॉक्टर मेडिकल नहीं बन क्वालिफाई पाया। कर रहे हो, मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाया। और वो बॉटनी से वो टॉप किया पटना साइंस कॉलेज से, और जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस हुआ, और अभी महाराष्ट्र में डीजीपी हैं। जी। तो ये बच्चों को सोचना चाहिए कि फेल्योर वर्ड कुछ होता नहीं। नहीं होता। आप या तो सक्सेसफुल होते हो या लर्न करते हो, फेल्योर नहीं होता है। सीखते हो आप, सीखते हो, या तो तुम सफल हो गए या कुछ सीख लिया। सीखने को मिलेगा। तो आप फेल कहाँ किए? आपको थॉमस अल्वा एडिशन से एक बार लोगों ने बोला कि आप बल्ब का इतनी बार आपने प्रयास किया, बनाया, और आपके बल्ब इतनी बार तो जले नहीं, तो आप तो इतनी बार आप असफल रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, इतनी तरीके मैंने आने वाले पीढ़ी को बता दिया कि ऐसे कभी बल्ब मत बनाना, अन्यथा वो जलेगा नहीं। तो ये मेरा एक यह भी रिसर्च था, यह भी मेरा इनोवेशन था, और वह मैं फेल नहीं किया हूँ, रेदर मैंने नए आइडियाज दिए हैं कि थ्रू दैट वेरी मेथड यू कैन नॉट डू। हाँ, मतलब मैसेज दिया मैंने। यस, समाज में। फेल्योर नहीं, फेल्योर नहीं है। तो ये बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए। अच्छा, आपने सही कहा कि आजकल बच्चे बहुत अवेयर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, बिकॉज दे हैव स्मार्टफोन, हमेशा यूज़ करते हैं, एनी टाइम वो लोग लगे रहते हैं। तो इससे अगर हम कह लें कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ग्रैप्स जो करते हैं वो नेगेटिव चीज़ों को ग्रैप्स करते हैं। जब भी यूज़ नहीं भी करना होता है तो वो एनी टाइम मोबाइल का डेटा ऑन करके वो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपके लिए? नहीं, देखिए, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और आपको मैं बताऊं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर बच्चों की मोबाइल सीज कर ली जाती है, वीकेंड पर उन्हें दिया जाता है हॉस्टल्स में। मेरा बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का 2 एस्पेक्ट है। आप उससे क्रिएटिव भी काम कर सकते हैं, उसी से डिस्ट्रक्टिव भी वर्क कर सकते हैं। बच्चों में भी जो डिस्ट्रैक्शंस का मैकेनिज्म है, छोटे छोटे बच्चों में, अब देखिएगा कि 4 साल का 5 साल का बच्चा है, मेरे भगिना का भी बेटा है, वो 5 साल 4 साल के बच्चे हैं, वो बिना मोबाइल देखे हुए खाना नहीं खा सकते। सबके साथ ये प्रॉब्लम है। ये सारी समस्या आपके बच्चे के सबके साथ ऐसी चीजें परसिस्ट कर रही है। इससे हो क्या रहा है कि वो बच्चे एक डिस्ट्रैक्शंस का मेजर ही जिद्दी भी हो रहे हैं। तो उनकी अपनी, जो हम लोग के ज़माने में क्रिएटिविटी होती थी, सेल्फ क्रिएटिविटी, कि हम खुद से कुछ पेंटिंग कर रहे हैं बैठ के, हम कुछ कविताएं लिख रहे हैं, या हम कुछ बना रहे हैं, या कुछ सोच रहे हैं, या कुछ हम ऐसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, ऐसे पुस्तकों को पढ़ रहे हैं जो मेरे पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की चीज़ खत्म हो गई हैं। मुझे आज बहुत तकलीफ है कि पेरेंटिंग्स में जब से हमारा संयुक्त परिवार का कल्चर खत्म हुआ है, तो वो दादा दादी की दंत कथाएं खत्म हो गई जी। वो हम अपने पूर्वजों को जानने का, इतिहास को जानने का, संस्कृति को जानने की हमारी परंपराएं खत्म हो गई, न्यूक्लियर फैमिली आ जाने से। तो पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारे अभिभावकों से कहूँगा कि आप अगर अपनी राष्ट्र को कुछ भी समर्पित करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों से ही करेंगे। तो आप अपने बच्चों को वो भविष्य दीजिए जिसमें केवल आपका कल्याण नहीं छुपा हो, इस पूरा समस्त समाज का कल्याण छुपा हो, देश का हो, समाज का हो। और वह तभी हो सकता है कि जब उनमें आप बेहतर संस्कार का डाल सकें, और वह आप कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ही आप तो किया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आपने किया है। इनहेरिटेंट जो भी आप इनहेरिट करते हैं चीज़ों को, वो आसपास के इन्वायरमेंट से करते हैं। तो जेनेटिकली और एक्वायर्ड में फ़र्क है। जो हम एक्वायर्ड 65% होते हैं, तो एक्वायर्ड जो कर रहे हैं तो जो हम आसपास का इन्वायरमेंट वही से करेंगे। तो अपने आसपास की चीज़ों को, मतलब न्यूक्लियर फैमिली आने से कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारे फैमिलीज़ पे, हमारे बच्चों पे, वैल्यूज़ पे। अगर हम बात कर रहे हैं अब चंद्रयान 3 के ऊपर अगर हम आते हैं, तो चंद्रयान 3 क्या है? देखिए, अभी जैसे बच्चों में मैं देखता हूँ, चंद्रयान की बात हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो गई, मशीन लर्निंग की बात हो गई, और हम बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 8th 9th 7th में हैं, उनको लगता है कि अब कंप्यूटर साइंस के थोड़ा क्रेज खत्म हो रहे हैं, AI आ रहा है, चैट GPT आ गया, अब हमें खुद से कुछ नहीं लिखना है, काम नहीं करना, चैट GPT को दे देंगे, काम हो जाएगा इत्यादि। मैं बच्चों से यह कहूँगा कि आप साइंस का कुछ है क्या, वो साइंस का बड़ा सिंपल सा मेथड है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस फार्मूलेशन ऑफ द लॉज। दिस इज द साइंस। और ऑब्जर्वेशन में सोशल साइंसेस भी हैं, नेचुरल साइंसेस भी हैं, आप जिसको ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस का चीज है।
तो आप कोई भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप अवलोकन कैसे कर रहे हैं, अवलोकन का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के आधार पर नियमों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉज और प्रिंसिपल्स करते हैं। अब हम देखिए कि छोटे से एक बच्चा है, वो देख रहा है, या एक 9th का 8th का लड़का है, उसे ग्रेविटेशन का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, मोशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं है, और वह देखा कि 14 जुलाई को हमारे इसरो ने तीसरा चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। अब उसको टीवी पर दिखा रहा है कि ये इलिप्टिकल पाथ्स पे जो है, स्पाइरल पाथ्स पे इलिप्टिकली घूम रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा, और स्ट्रेट नहीं जा रहा है। क्यों नहीं? यहाँ से दिल्ली की बात हो रही है तो सीधे दिल्ली जो है वो चला जाता है, जो ट्रेन चली जाती है। तो मैं सीधी सी उस बात को मैं बच्चों को समझाने की भाषा में बोल सकूं, या आम व्यक्ति को जिसको विज्ञान की बहुत आइडिया नहीं है जी, कि हमारे गुरुत्वाकर्षण का बल बदलता रहता है जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बदलती है। और चूंकि हम पृथ्वी से चंद्रमा पे जा रहे हैं, तो चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है और पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, यानी कि बीच में कोई ना कोई एक न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण खत्म होती है और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शुरू हो जाती है। एक न्यूट्रल पॉइंट है जिसमें अभी, जिसको ट्रांसफेज कहते हैं। तो अभी जहाँ अभी पहुंची हुई है हमारी चंद्रयान, और 20 तारीख तक पहुंच जाएगी हमारे वहाँ पर, तो अभी उसी फेज में हमारी चंद्रयान पहुंची हुई है। तो चूंकि स्पाइरल पाथ्स में हम जा रहे हैं, तो हम रॉकेट प्रोपेलेंट्स के थ्रू छोड़ करके हम ऑर्बिट्स को स्पीड बढ़ाते 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 उसके नज़दीक ले जाते हैं। तो जब इसकी गुरुत्वाकर्षण का बल, या जो इसको खींच रहा था पृथ्वी, वह जहाँ खत्म हो गया, तो अब मुझे ईंधन वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो गुरुत्वाकर्षण खुद खींच लेगा। यानी कि हमको जो प्रयास करने थे यहाँ पहुँचाने में करने थे, लेकिन अब एक वहाँ प्रयास उल्टी करनी है। वहाँ अब इतना स्पीड है कि वहाँ पर रोकना मुश्किल है। अब हम वहाँ जो अब रॉकेट प्रोपेल करेंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल पर वर्क करती है रॉकेट, वहाँ जो रॉकेट प्रोपेल करेंगे उसके मोशन के लॉन्ग करेंगे ताकि उसकी मोशन को रिटार्ड कर सके। तो यानी कि दोनों तरफ स्पाइरल पाथ से ही लॉन्चिंग हो सकती है, वह रिजनल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो सकता है। अगर वापसी की बात करें लैंडिंग की, तो वो क्या प्रोसेस होता है? नहीं, देखिए एक्चुअली वहाँ जो हमारा रोवर गया है वो वापस नहीं आएगा, वो वहाँ पर आएगा, वो देखेगा। जब बहुत सारे हमारे जो सैटेलाइट लॉन्चर्स होते हैं जो गए और हम उसको लॉन्चिंग लाते हैं, तो ऑब्वियस है कि वापसी जरा ज़्यादा डिफिकल्ट है रदर देन, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि आप जब जाते हैं तो एयर रेसिस्टेंस एटमॉस्फेयर की घटती है, तो उसमें फ्रिक्शंस कम लगता है। लेकिन जब आप लौटते हैं तो आपकी मोशन ज़्यादा होती है ग्रेविटेशन के कारण, तो स्पीड ज़्यादा है, और एयर रेसिस्टिव फोर्सेज स्पीड के स्क्वायर या स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वैसे केस में जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ रही है और आप सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक आते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्सेज के कारण इतनी हीट जनरेट हो सकती है कि जो चीज़ें पूरी कैविटी को खत्म कर सकती हैं। तो जब ऐसे जो एस्ट्रोनॉमर जाते हैं और उन्हें आना है, तो वैसे केस में मैकेनिज्म होती है, पैराशूट मैकेनिज्म, दूसरी चीज़ें जो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से टर्मिनल वेलोसिटी से उसको लाने की कोशिश करती है, और उसे हम लॉन्च करते हैं। तो जाना थोड़ा ज़्यादा आसान है रदर देन आना। अच्छा, इतना टेक्निकली लोग जब साइंस स्ट्रीम में जाते हैं या फिर वो चीज़ें पढ़ते हैं, उन्हें समझ में आएगा। जो बच्चे, जैसे आपने कहा, जिन्हें पता ही नहीं है, वो कहते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, सीधे फ्लाइट गई और दिल्ली लैंड कर गई। तो जो साइंस स्ट्रीम में आएंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे, जिनमें रिसर्च का वो होते हैं ना कि वो चीज़ें होगी इस पार कि मुझे रिसर्च में जाना है, तो उन बच्चों के लिए ही साइंस स्ट्रीम बहुत बेहतर है। नहीं, देखिए रैदर हमें लगता है कि बच्चों की अपनी नैसर्गिक एक प्रतिभा होती है, जिसकी मैंने पहले बात की है जी। और उस प्रतिभा का आकलन करके, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिनकी अपनी प्रतिभाएं शुरू में नहीं थी। आइंस्टाइन ही उसके उदाहरण है। आइंस्टाइन शुरू में उनकी गणित की अभिरुचि नहीं थी, विज्ञान से अभिरुचि नहीं थी, परंतु बाद में वो अभिरुचि इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारे आइंस्टाइन एक विज्ञान के क्षेत्र में नामी लोग हैं। तो अब प्रश्न ये नहीं उठता है कि अभिरुचियाँ कैसे बनती है। सफलताओं से अभिरुचियों का संबंध है। जब आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में जब सफल होते हैं तो और अभिरुचि बन जाती है और बढ़ जाती है, और असफलताएं अभिरुचियों को कम करता है। तो हम कोशिश करें, सफलता और असफलता की परिभाषा वही सिंपल सी है। अभिरुचि और सफलता में फिर एक कौन आश्रय संबंध है। तो हम इन सारी चीज़ों को बैलेंसिंग फैक्टर के साथ लेकर के चलें, और हमें लगता है कि अगर होलिस्टिक एक अप्रोच रहा लाइफ का, तो ये चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें आ जाती हैं। अभी हम बात करेंगे, जैसे आपने मोर देन 30 सेमिनार्स अटेंड किया आपने, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, मुझे शुरू से ही, जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक चीज़ों का रहा,
तो नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार मैंने छपड़ा जैसे जगह पर भी मैंने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें अमेरिका वगैरह से, यूरोपियन कंट्री से भी रिसोर्स पर्सन्स आए। अच्छा, लोग आए यहाँ जी, पे। एज ए रिसोर्स पर्सन्स भी आए, और मैं भी डिफरेंट कंट्री में मैं जाकर के रिसोर्स पर्सन्स के लिए गया। और मैं जैसे सऊदी अरेबिया में भी किंग साउद यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, बाहर के भी चीज़। अच्छा, किंग साउद में भी आपने किंग पढ़ा साउद है? में भी मैं फैकल्टी रहा, डीन रहा मैं वहाँ पर। जी। तो एक एडवांटेज क्या है कि वैसे केसेस में आपको आइडिया मिलता है कि वहाँ का टीचिंग प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और क्या हम अपने यहाँ के परिप्रेक्ष्य में उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या बातें हो सकती हैं। जैसे मैं आपसे बताना चाहूँ कि मैं बिहार के अगर स्कूल टीचर्स की मैं बात करूँ, हम सीधे कहते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आलोचनाओं से तो सुधार होगा नहीं जी। उसकी समीक्षात्मक बातें होनी चाहिए। अगर हम टीचिंग इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं, या और क्या ऐसा है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या क्या अभी का क्या सिनारियो है? जी देखिए, आप एक बहुत ही ऐसे विषय को आप प्रश्न पूछा है जो कि बहुत माकूल है। आज हम बराबर कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की बात, ना कि केवल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। अब हम कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक हैं, उनके पास क्वालिटी नहीं है, एप्लीकेंट क्वालिटी वाले नहीं मिल रहे हैं जो हम स्कूल टीचर बना सकें या हम कॉलेज टीचर्स को लेके कर सकें। मेरा एक सिंपल सा मानना है कि जो अभी हैं 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उनकी अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होनी चाहिए, उन्हीं को ट्रेंड करें, क्योंकि हम रिसोर्सेज नए जनरेट करें, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज़ लें, उनसे बेहतर है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज या ब्लॉक वाइज या स्टेट वाइज हम टीचर्स को बुला के उस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनके स्पेशलाइजेशंस है, उनके द्वारा हम उनको 1 सप्ताह की 2 सप्ताह की वर्कशॉप करा करके ट्रेंड करें। और ट्रेंड जब करेंगे वो फिर जा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10 लोगों को ट्रेंड किया, वो जाके अनुमंडल पे करें, अनुमंडल से जाके ब्लॉक पे करें, ब्लॉक लेवल पर करें, तो एक चेन बन जाएगा। तो जब टीचर्स ट्रेनिंग हो जाएगी बेहतर, तो हम उनकी क्वालिटी इंप्रूव करा सकते हैं। बेशक सही बात है कि अगर आप अपने टीचर्स को ही ट्रेन नहीं करेंगे तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? देखिए, जैसे मैं अभी देखूँ बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रयास कर रहे हैं। जैसे बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी है, आपको सोसाइटी फॉर साइंस है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके, विजय जी और केसी सिन्हा, ये सारे लोग मिल करके, हम लोग मिल करके यह सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि क्लास 6 से लेकर 9 तक और 9 से लेकर 12 तक का आईआईटी पटना में ट्रेनिंग बच्चों की हुई है, 1500 बच्चों की। अच्छा। 15 दिन और 15 दिन का। वो बच्चे कहाँ से आए? केवल रूरल एरियाज के जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चे थे 90%। उन्होंने जाके देखा, उन्होंने जाके आईआईटी को देखा। तो आप जब किसी संस्था में जाते हैं, अच्छी बड़ी संस्था में, तो आपके अंदर से एक खुद की भी डिजायर होती है कि मैं इन संस्थाओं में आके कल होके पढ़ूंगा। तो बच्चों के इंस्पायरेशन का भी ये भी होता है कि जैसे यही कारण है कि मैं यहाँ की बिहार सरकार को भी दूं कि बच्चों के पर्यटन की जो बात किया, मैं धन्यवाद दूं सरकार को कि पर्यटन से जाएं, वो अपनी चीज़ों को देखें, वह जानें। तो जब जा करके वहाँ देख करके परसेप्शंस में चीज़ें मिलती हैं, वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो। फॉर एग्जांपल हमारा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी थी, जो नालंदा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आते थे, विश्व की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। देखिए, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला 3 ऐसी संस्थाएं थी जो हम लोग भारत में पहले विश्वगुरु जो हम कहते हैं अपने को, कि भारत में आके शिक्षा ग्रहण करते थे, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, वो वेद हो, मीमांसा हो, उपनिषद केवल हो, चिकित्सा हो, वो चाहे हमारा दर्शन हो, दर्शन शास्त्र हो, विज्ञान हो, अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई लिखाई हो, खगोल शास्त्र हो, आर्यभट्ट जैसे हमारे इसी पटना में जन्म लिए। तो ये नालंदा के साथ बड़ी एक अजीब हिस्टोरिकल फैक्ट है बड़ा, कि हम अपने वैज्ञानिक रूप से थे। और चूँकि समय का अभाव है तो मैं उसको ब्रीफली थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ कि बख्तियार खिलजी साहब एक बार बीमार पड़े और वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने एक वैद्य के बारे में सुना कि जो बौद्ध वैद्य थे वो यहाँ रहा करते थे। तो लेकिन उनके थे कि मैं आपके दिए हुए किसी दवा को मैं खाऊंगा नहीं, तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं मेरे बीमारी का। तो उन्होंने कहा कुरान तो पढ़ सकते हैं ना, तो लगे हाँ। तो उन्होंने कुरान उन्हें दे दी जी। 1 महीने के बाद बख्तियार खिलजी ठीक हो गए। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या था, तो उन्होंने क्या किया था कि कुरान के हर पृष्ठ पर वह मेडिसिन का लेप उन्होंने लगा रखा था, और यह उसको पलटते थे और अपने जीभ पर डालते थे, तो वह सारा मेडिसिन का इम्पैक्ट। यह चिकित्सा के क्षेत्र में उस समय हमारी उपलब्धियां थी,
उस यह बात दरमियान। अलग है, या सही है या गलत है, आई डोंट नो, जी कि शायद बख्तियार खिलजी जी उसी से खींच करके जी उन्होंने कहा कि इतना बड़ा चिकित्सक, इतनी बड़ी संस्था, इस संस्था को ध्वस्त कर दो और इसके सारी पुस्तकों को जला दिया जो इतिहासों में जी। वो एक अलग चीज़ है। मैं उन इतिहास के पन्नों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इतिहासविद नहीं हूँ, परंतु यह कथा जो है यह प्रामाणिकता बता रही है जो नालंदा के खंडहरों में छुपा हुआ है कि हमारी विरासत कितनी बड़ी रही स्ट्रांग रही है। है, स्ट्रांग रही है लोग कहाँ कहाँ से बाहर जी, से सीखने बाहर से। आते थे उस दरमियान। उस दरमियान। और आज भी देखिए विज्ञान के क्षेत्र में हम भारत आज जिस तरह से हमारी इसरो काम कर रही है, देखिए वो हमारा चंद्रयान के बाद फिर हमने लॉन्च किया सैटेलाइट ऑस्ट्रेलिया का, और हम आने वाले समय में, और बहुत कम, हम 760 करोड़ में हमने चंद्रयान को भेजा है। इससे अमेरिका में अगर यह प्रोजेक्ट होती तो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा होता। तो हम अपने सारे चीज़ों में जो हम देश की बात कर रहे हैं, तो ये आजकल जो सेल्फ मेड वाली बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, दीज थिंग्स आर वेरी गुड, और हम हर ढंग से डेवलप कर रहे हैं, बट आवश्यकता बिहार को है जी। मुझे इस बात का चिंता है। अब चाहे कारण जो हो, हम जीडीपी में पिछड़ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में हम पीछे हैं। नहीं मतलब हमारा भी ग्रोथ होना चाहिए, हमारे बच्चे भी आगे अच्छा करें, बहुत simple इंस्टीट्यूशन है, हो। देखिए। अब तो बड़े बड़े इदारे आ गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है बिहार में। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री बैठाने के लिए, आप तो सी कोस्ट पे है नहीं, ज्योग्राफिकली आप लॉक्ड लैंड है, जी आप ऐसे जगह नहीं है जहाँ डायरेक्टली बहुत बड़े बड़े टेक्सटाइल Resources हो या वो। लेकिन एक चीज तो आप कर सकते हैं ना, आज आप कोटा में हमारे बच्चे 60% हमारे हैं, टीचर भी 60% मेरे हैं, मेरा एक्सचेकर 10,000 करोड़ से ज्यादा बिहार का वहां जा रहा है। ये बात तो इम्पोर्टेंट है। ये वैसी संस्थाएं हमारे बिहार के लोग ही पढ़ा रहे हैं, हमारे बिहार के ही लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं वैसी संस्थाओं को यहाँ स्टार्ट करूँ, यहाँ हम आईटी हब बनाएं। अभी मेरा ही बच्चा, मान लीजिए छोटा वाला बच्चा, वो नरसिंह मुंजी से MBA कर रहा है। मैं अपनी जिंदगी की बहुत सारी क्रेडिट देता हूँ कि बच्चों को जैसे स्वतंत्रता रखनी चाहिए, जैसे मैंने चर्चा की। बड़े वाला बेटा मेरा हाई कोर्ट में LLM करके, या प्रभी जो है वो एडवोकेट है जी। तो आपकी उन संस्थाओं को अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो बेहतर हो सकता है। हमारे लिए उन बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, जो खर्च मैं उन पर कर रहा हूँ वो खर्च तो कम से कम बिहारी। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने कि यहाँ बेहतर करो, बाहर क्यों पैसे इन्वेस्ट करना। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास प्रोग्राम के बिहार बयान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत सारे दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारे साथ खास मेहमान थे जिससे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम कोटा क्यों जाए, बाहर क्यों पढ़ने जाएं, हमारे टीचर्स बाहर जाके पढ़ाते हैं, हम अपने राज्य में ही बेहतर इंस्टीट्यूशन का वो करें ताकि बच्चे अच्छा कर सके। दर्शकों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और इस प्रोग्राम में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप, क्या सुझाव है आपके, इसलिए आपका हमारा इंतज़ार रहता है आपके मेल और आपके ख़त का। इसलिए उठाइए कलम और कागज़, नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा email ID है directedddkpatna@gmail.com।